डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट भौतिक भूगोल से संबंधित है और भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपों के ऊपर अपना व्याख्यान देंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमनद, पवन या नदी के द्वारा जो निर्मित स्थल रूप हैं उन पर लगभग प्रतिवर्ष एक प्रश्न बनता है, वह चाहे अपरदनात्मक स्थलाकृतियों से संबंधित हो, स्थल रूपों से संबंधित हो अथवा निक्षेपात्मक से संबंधित। तो हमें विश्वविद्यालय परीक्षा की दृष्टि से इस प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। इसकी हम कैसे उत्तर दें, इन तमाम बातों के ऊपर हमें विशेष गौर करने की आवश्यकता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं निक्षेपात्मक स्थल रूप जो नदी द्वारा निर्मित है। नदी जब अपनी घाटी में नदी का प्रवाह होता है तो उसके विभिन्न भागों में निक्षेपण का कार्य नदी के द्वारा किया जाता है और इस निक्षेपण कार्य के फलस्वरूप अनेक स्थल रूपों की रचना होती है, जिनमें प्रमुख हैं जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, गिरिपद जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा इत्यादि। तो अब हम इन पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। इनकी रचना कैसे होती है, कहाँ होती है इत्यादि। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ शंकु की। जब नदी पहाड़ों से उतरती है और पहाड़ों से उतर करके मैदानों में प्रवेश करती है, तब उसके ढाल में अचानक कमी आ जाती है, यकायक कमी आती है और उस कमी के आने से उसकी जो वहन क्षमता है, परिवहन क्षमता है, वो घट जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि वह पहाड़ी ढाल के आधार या उसकी तलहटी में अपने साथ लाए गए जो पत्थर हैं, कंकड़ हैं, जो भी भार है, उसको वह जमा कर देती है और पर्वतीय ढाल के सहारे ये तमाम पदार्थ एकत्र हो जाते हैं और इस एकत्र जो पदार्थ हैं इनको ही जलोढ़ शंकु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जल जो प्रवाही जल है वो इसको बहा करके लाता है और ये जो साथ में बह करके आए हुए पदार्थ हैं जल के, ये नीचे सबसे बड़े जो शिलाखंड हैं, बड़े जो इसके पत्थर के टुकड़े हैं वो जमा होते हैं, उसके ऊपर छोटे, उसके ऊपर और छोटे, इस तरह से करके, और ये एक शंकुनुमा रचना सी बन जाती है। तो इसलिए इसको जलोढ़ शंकु का नाम दिया गया है। एक जलोढ़ शंकु से संबंध से मिलती जुलती ही एक आकृति होती है टाला शंकु। तो देखने में टाला शंकु और जलोढ़ शंकु करीब करीब एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें विभिन्नता होती है, इसको भी अपने को समझने की जरूरत है। टाला शंकु का जो निर्माण है वो अपक्षयित पदार्थों से होता है, अपक्षय के कारण होता है और बृहद क्षरण या सामूहिक स्थानांतरण के द्वारा ये जो पदार्थ है वो आगे सरकता है और उसके कारण से शंकु का निर्माण होता है, टाला शंकु का। जबकि जलोढ़ शंकु प्रवाहित जल का रिजल्ट होता है, प्रवाहित जल के साथ जो परिवहन होकर के जो सामग्री आती है उसके निक्षेपण से ये बनते हैं। दूसरा एक भेद और है इसमें, टाला शंकु के निर्माण में मुख्य जो प्रेरक शक्ति है वो गुरुत्व है। गुरुत्व के बल पर वो पदार्थ ऊपर से नीचे सरक करके आता है और टाला शंकु की रचना होती है, जबकि जलोढ़ शंकु में परिवहन क्रिया का विशेष योगदान होता है। तीसरी एक बात और महत्वपूर्ण है कि टाला शंकु में ढाल के निकट सूक्ष्म कण होते हैं तथा उसकी परिधि के ऊपर बड़े कण होते हैं,
जबकि जलोढ़ शंकु में ढाल के निकट बड़े कण होते हैं और उसकी परिधि पर सूक्ष्म कण होते हैं। तो ये एक इनमें अंतर होता है। इसी तरीके से एक दूसरी रचना है जलोढ़ पंख। अगर बारीकी से देखा जाए तो वास्तव में जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु ही होते हैं। जलोढ़ पंख का ढाल शंकु की अपेक्षा कम होता है। ढाल की दृष्टि से शंकु का ढाल अधिक होता है और जलोढ़ पंख का ढाल कम होता है। जब पहाड़ी ढाल साधारण होता है और मलबे की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होती है, तब मलबा दूर दूर तक फैल जाता है। तब अर्धवृत्ताकार पंख जैसी रचना बनती है। ये जलोढ़ पंख कहलाते हैं। इसी तरीके से नदी के निक्षेपण कार्य से निर्मित अन्य कुछ स्थलाकृतियां हैं, जिनमें एक अन्य स्थलाकृति है बाढ़ का मैदान। नदी बेसिन में या उसके घाटी का वह भाग जहां नदी बाढ़ के समय जलोढ़ का निक्षेपण करती है, वो बाढ़ का मैदान कहलाता है। कहने का आशय यह है कि जब नदी बहती है, नदी अपनी घाटी में आगे बढ़ती है, तो जहां कहीं भी वो अपने जलोढ़ का निक्षेपण कर देती है और उस निक्षेपण से नदी का तो विस्तार बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक क्षेत्र में नदी फैलती है, तो वहाँ जो अपने जलोढ़ का निर्माण जिस जिस क्षेत्र में करती है, उससे एक विस्तृत मैदान की रचना होती है और वह विस्तृत मैदान बाढ़ का मैदान कहलाता है। ये जो बाढ़ का मैदान है, ये दरअसल नदी प्रणाल के दोनों ओर विकसित होता है। दोनों ही किनारों की तरफ उससे पार वो विकसित हो जाता है और इस मैदान में अनेक अन्य रचनाएं वहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे नदी विसर्प हो गए, छाड़न झीलें हो गई, दलदल हो गए, इत्यादि इत्यादि। ये जो मैदान है बाढ़ के मैदान, ये खेती के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, क्योंकि नदी के द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी में बहुत सारे ऐसे जैविक तत्व होते हैं जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। उपजाऊ तत्व उसमें होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व उसमें होते हैं। इस कारण से ये मैदान खेती के लिए बहुत उपयुक्त हैं। अनेक जो नदियां हैं, बड़ी नदियां, भारत का उदाहरण लें तो गंगा है, सिंधु है, इसी तरह से नील इत्यादि नदियां हैं। इनमें बाढ़ के मैदान बहुत ही उर्वरक मैदानों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक इसी तरह से एक शब्द आता है प्राकृतिक तटबंध। ये प्राकृतिक तटबंध भी नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। जब नदी अपने साथ बहाकर लाए गए जलोढ़ को, जिसमें कि कीचड़ भी होता है, विशेष रूप से जो कीचड़ वाला पार्ट है, वो नदी के दोनों तरफ सिरों पर, उसके किनारों पर जमा होता जाता है और ये निरंतर जमा होते होते नदी के दोनों ही किनारों के ऊपर एक बांध जैसी रचना बन जाती है, जिसको हम प्राकृतिक तटबंध के नाम से जानते हैं। ये प्राकृतिक तटबंध जो होते हैं, ये नदी को एक निश्चित दूरी तक, मतलब चौड़ाई की दृष्टि से निश्चित भूभाग में बहने के लिए प्रेरित करते हैं, रोकते हैं, उसको और अधिक आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए प्राकृतिक तटबंध कहलाते हैं। इसलिए बाहर के जो, इनके आगे के जो क्षेत्र हैं, वो बाढ़ों से सामान्यतः सुरक्षित रहते हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि नदी में अत्यधिक पानी आ जाने के कारण इन प्राकृतिक तटबंधों में भी दरारें आ जाती हैं और ये टूट जाते हैं। और जब ये टूट जाते हैं तो नदी का जो जल है वो इन प्राकृतिक तटबंधों के टूटने के बाद आसपास के क्षेत्र में तेजी से फैल जाता है और जिसके कारण से एक भयंकर बाढ़ का स्वरूप हमें दिखाई देता है, मतलब बहुत अधिक बाढ़ आ जाती है। इन प्राकृतिक तटबंधों के टूटने से सबसे ज़्यादा जो तबाही विश्व में देखी गई है
वो चीन में वांगहो नदी के तटबंधों के टूटने से देखी गई है। इसलिए वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ भयंकर आती है और उसके कारण से बहुत बड़ी जनधन हानि होती है, इसलिए इसको चीन का शोक कहा जाता है। तो ये एक बड़ी घटना होती है प्राकृतिक तटबंधों के टूटने की, जिसके कारण से बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। वैसे सामान्य रूप में प्राकृतिक तटबंध आसपास के क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य रचना है डेल्टा। डेल्टा का जो निर्माण है वो नदी के मुहाने के निकट होता है। नदी जब समुद्र झील में गिरती है, सामान्यतः समुद्र में जब गिरती है, तो वह चूंकि उसका ढाल अति मंद हो चुका होता है और ढाल मंद होने के कारण उसकी जो परिवहन क्षमता है वो अत्यंत क्षीण हो जाती है, और उसके कारण से उसके साथ जो बहकर आया हुआ जलोढ़क है उसके निक्षेप से वहाँ पर एक आकृति बनती है जो सामान्यतया त्रिभुजाकार आकृति होती है, जिसको डेल्टा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले एक विद्वान हुए हेरोडोटस, उन्होंने नील नदी के मुहाने के ऊपर इस तरह की आकृति को देखा, उसका अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद उसका नाम उन्होंने डेल्टा दिया। इसके बाद विभिन्न आकृतियों वाले इस तरह के जो स्थल रूप हैं उनको डेल्टा नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो डेल्टा एक महत्वपूर्ण रचना है। नदी निक्षेप द्वारा ये निर्मित होते हैं और इनके निर्माण के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हर नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं होता। तो आइए हम यह भी जानें कि डेल्टा किन परिस्थितियों में निर्मित होते हैं। इनके लिए सबसे पहले डेल्टा के निक्षेप के लिए झील और सागर तट ही उपयुक्त स्थान होते हैं। एक तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, या तो झील के या सागर तट के साथ इनकी रचना होती है। नंबर 2, नदी का मार्ग लंबा और उसके जल का आयतन इसमें पर्याप्त होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अधिक मात्रा में जलोढ़क नदी अपने साथ ला सके और उसको वहाँ समुद्र के किनारे, सागर के किनारे या झील के किनारे निक्षेप होने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री मिल सके। तीसरी बात हम कहें कि जो जलोढ़क आया है वो सूक्ष्म तथा अधिक मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में यदि नहीं होगा और सूक्ष्म होता है, डेल्टा में बारीक कण होते हैं, रेत के बहते बहते जो मोटे जो शिलाखंड इत्यादि हैं वो तो नदी के पिछले मार्ग में ही रुक जाते हैं। जो बारीक कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, तो ये सूक्ष्म जलोढ़क एक बड़ी मात्रा में होना आवश्यक है। मुहाने के निकट नदी का जो वेग है वो मंद होना चाहिए। अगर वेग बहुत अधिक है तो डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि वेग अधिक होने के मायने होंगे नदी निक्षेपण कार्य नहीं करेगी, बल्कि नदी उसको तेजी से प्रवाहित करके, उसको परिवहित करके समुद्र में ले जा करके डाल देगी। लेकिन जब वेग मंद होगा तो सने सने वह निक्षेपण का कार्य होगा और नदी अनेक धाराओं में बंट जाएगी। वहाँ अपना वो निक्षेप करती हुई उस निक्षेप के बीच से अनेक धाराओं से होती हुई उस समुद्र या झील में जा करके गिर जाती है। ठीक इसी प्रकार से नदी के मुहाने पर ज्वार और जो सागरीय तरंगे हैं उनकी क्रिया भी अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी क्रिया अधिक होगी तो डेल्टा के निर्माण में बाधा उत्पन्न होगी। जो नदी के द्वारा निक्षेपित पदार्थ है वह प्रवाहित होकर के समुद्र में चला जाएगा और डेल्टा निर्माण में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। सागर का जो तट है वहाँ उन्मज्जन या निमज्जन की क्रिया भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्मज्जन या निमज्जन की क्रिया यदि वहाँ होती है तो उससे भी डेल्टा के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये डेल्टा के निर्माण के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। अब हम संक्षेप में ये जानेंगे कि डेल्टा के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि डेल्टा आप जब आगे पढ़ेंगे, आप अपनी पाठ्य पुस्तक को देखेंगे, अन्य कहीं आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको डेल्टा के अनेक प्रकार दिखाई देते हैं, तो उनके ऊपर भी हम संक्षिप्त चर्चा यहाँ केवल करेंगे। डेल्टा को यदि हम वर्गीकृत करें तो आकृति के आधार पर यदि हम डेल्टा को
वर्गीकृत करते हैं तो मुख्यतः इसके 6 प्रकार माने गए हैं आकृति के आधार पर। पहला है चापाकार डेल्टा। इसकी जो आकार है वो धनुष के आकार जैसा होता है, जिसमें बजरी, रेत, सिल्ट इत्यादि की कण जुड़े होते हैं। दूसरा है पंजाकार डेल्टा। इस पंजाकार डेल्टा का जो निर्माण है अधिक वेग वाली नदियों के द्वारा सूक्ष्म कणों से होता है, जो सागर में दूर तक पहुंच जाते हैं, और इसकी जो शक्ल है वो हाथ की अंगुलियों जैसी होती है। विशेष रूप से मिसिसिपी का डेल्टा इस डेल्टा का, पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से ज्वार नदमुखी डेल्टा है। नदी का जलमग्न मुहाना जहाँ सागरीय लहरों या ज्वारीय तरंगों निक्षेपित पदार्थ को बहा करके जहाँ ले जाती हैं वहाँ एस्चुरी कहलाता है, और ऐसे मुहानों में अवसाद के निक्षेपण से लंबे संकड़े डेल्टा का निर्माण हो जाता है। कई बार एस्चुरी के साथ लंबे और संकड़े डेल्टा का निर्माण होता है। इसको ज्वार नदमुखी डेल्टा कहा जाता है। ऐसे रुंडित डेल्टा है, पालीयुक्त डेल्टा है, अग्रवृद्धि या अग्रवर्धी डेल्टा है। तो ये 6 आकृति के आधार पर डेल्टा के प्रकार माने गए हैं। इसी प्रकार से यदि विस्तार की दृष्टि से देखें तो विस्तार की दृष्टि से भी डेल्टा को हम 3 भागों में, 3 रूपों में बांटते हैं, 3 इसके प्रकार मानते हैं। पहला है प्रगतिशील डेल्टा, दूसरा अवरोधित डेल्टा, और तीसरा है प्रत्यक्त डेल्टा। कुछ लोग अवरोधित और प्रत्यक्त डेल्टा को एक ही वर्ग में रखते हैं, तो इसको 2 वर्गों में भी रखा जाता है, प्रगतिशील और अवरोधित डेल्टा। तो ये थे हमारे डेल्टा के प्रमुख प्रकार। धन्यवाद। आज के